असाधारण विद्वान हैं जिन्होंने इस बात पर आपत्ति की थी कि चाणक्य में भगवा ध्वज नहीं हो सकता। जरा करिए, किसी को मिला? नंबर ऑफ वाइव्स ऑफ श्री दशरथ अकॉर्डिंग टू वाल्मीकि रामायण। जिस राम को हम जानते हैं वो तुलसी के राम है, वो वाल्मीकि के राम नहीं है। वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि सीता राम की अर्धांगिनी है। वाल्मीकि रामायण में श्री राम अहल्या के पैर छूते हैं और तुलसी रामायण में उल्टा है। जब मनोज मुंतशिर और उनके फिल्म आई तो कुछ लोगों ने कहा ये चमड़े के वस्त्र कैसे पहन लिए हैं। अरे भाई, चित्रकूट में जब भरत श्री राम को मिलने जाते हैं तो उन्होंने काले रंग का मृग चर्म पहन कर रखा है। ये और कोई नहीं, श्री वाल्मीकि कहते हैं। लेखक ने जितने भी उपन्यास पौराणिक कथाओं को और खास तौर पर राम कथा को जो लिखे हैं उसमें श्री राम के विरोध में लिखा गया है। मुगलों ने जरूर इस देश पर बहुत अत्याचार किए होंगे, किए हैं, लेकिन उन्होंने जितना भारत की संस्कृति को नुकसान नहीं किया उससे ज्यादा नुकसान अंग्रेजी शिक्षा ने किया है। इस स्वर्णिम संवादी और इस स्वर्णिम संवादी के दूसरे सत्र में जो सिनेमा, मिथक और इतिहास केंद्रित है उसमें आप सभी सुधीजनों का, देवियों और सज्जनों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम सभी ने अभी पिछले 1-1.5 घंटे में जागरण इस शहर और इसी के बहाने जागरण के सरोकारों पर भी बहुत कुछ सुना है। उन सारी चर्चाओं से हम लोग वाकिफ हुए हैं और अगर आपने गौर किया हो तो उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात जब सरोकारों की हो रही थी, इस पूरी प्रक्रिया में संवादी का बड़ा महत्व है। संवादी पिछले कुछ वर्षों में देश और देश के सुदूर अलग अलग हिस्सों में संवाद का एक ऐसा मंच बना है जहां पर हम लोग कला, साहित्य, संस्कृति, इतिहास, दर्शन, समकालीन राजनीति और बहुत सारे ऐसे अनूठे विषयों पर भी बातचीत हमने देखी है और बहुत ही उत्कृष्ट बातचीत देखी है जो हमारी परंपरा में, जो भारतीय इतिहास की परंपरा रही है, जिसमें कि संवाद से ही जीवन आगे बढ़ता है, संवाद से ही हम लोग जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। उसको ये एक बार फिर से मजबूत करने वाला आयोजन है। और इस आयोजन में आज जो इस सत्र में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि इतिहास, मिथक और सिनेमा। हमारे बीच इस सत्र में डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी मौजूद हैं और मेरा ख्याल है कि प्रकृति ने उनके बारे में आपको बताया ही है और अगर वो न बताती तो भी हम सभी उनसे, उनके कृतित्व से, उनके व्यक्तित्व से और उनके योगदान से भली भांति परिचित हैं। भारतीय सिनेमा के शायद सबसे जीनियस मेकर्स में से एक डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी को हम लोग या इस भारत ने या देश और दुनिया ने सबसे पहले 1991 में चाणक्य धारावाहिक के जरिए जाना था। और सिर्फ इसलिए नहीं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर एक बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया सीरियल, बल्कि उन्होंने स्वयं ही मुख्य पात्र को का अभिनय किया था। और कई बार ऐसे होते हैं कि कुछ चीजें या कुछ छवियां हमारे मन में अमर हो जाती हैं। अब जब भी हम चाणक्य की छवि के बारे में सोचते हैं तो हम लोगों को डॉक्टर साहब का ही चेहरा दिखता है, कोई और चेहरा दिखता ही नहीं। तो ये शायद उस किरदार से एकात्मकता और जिस तरीके से उन्होंने इस धारावाहिक को लिखा था, इतिहास उनकी विशेषज्ञता का क्षेत्र है और ये बहुत सारे अलग अलग समय पर उनके जो कृतित्व से साबित हुआ है। उन्होंने कर्ण के पात्र पर, जो महाभारत का पात्र कर्ण है, उसके जीवन पर आधारित मृत्युंजय धारावाहिक भी लिखा और ये इसको बेस्ट डायरेक्टर का, उनको स्क्रीन वीडियो का अवार्ड भी इसके लिए मिला था।
साहित्यिक कृतियों में पिंजर अमृता प्रीतम जी की जो कृति है उसको उन्होंने सेलुलाइड पर उतारा। इसके अलावा उपनिषद यात्रा, जो व्यक्तिगत तौर पर मैं मानता हूं कि डॉक्टर साहब का बहुत ही बड़ा योगदान है, एक लंबा धारावाहिक, और शायद मुझे तो चाणक्य से भी ज़्यादा आनंद आता है उपनिषद यात्रा को देखने में। तो इस तरीके के बहुत सारे कंट्रीब्यूशन। मोहल्ला 80 आप सब जानते हैं, काशीनाथ सिंह जी के उपन्यास पर आधारित उन्होंने फिल्म बनाई, और अभी 2022 में सम्राट पृथ्वीराज। तो ऐतिहासिक चरित्रों, साहित्य, मिथक, इन सब से सबसे बेहतर ढंग से जुड़े हुए निर्देशक हैं, मेकर हैं, और शायद इसीलिए आज के इस सत्र के लिए उनसे बेहतर रिसोर्स पर्सन भी कोई नहीं हो सकता था। पद्मश्री डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। इतिहास और मिथक को लेकर कई बार कुछ गलतफहमियां रहती हैं। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन जैसा कहा गया है कि इतिहास और मिथक आपस में इतने लिपटे हुए हैं, इतने अंतर्गुंफित हैं कि कई बार बहुत सारे लोग इतिहास को ही मिथक समझ लेते हैं और मिथक को ही इतिहास समझ लेते हैं। और उसका सबसे बड़ा खामियाजा तब होता है जब कोई फिल्मकार इतिहास और मिथक पर आधारित कोई फिल्म बनाता है या कोई कृति बनाता है और कुछ अप्रिय प्रसंगों का भी सामना करना पड़ता है। हमारे सामने हालिया इतिहास में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जब किसी फिल्म के बनने के बाद उस पर किसी समुदाय ने या किसी वर्ग ने या किसी भी आहत जन समूह ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। अपने आप में एक बड़ा सच है कि कोई भी समूह, जो जन समूह होता है, उन सबकी अपनी भावनाएं हैं, अपने कल्चर के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने आग्रहों के प्रति, अपने विश्वास के प्रति। और वो स्वाभाविक तौर पर जब हम लोग इससे कोई अलग चेहरा देखते हैं तो हमको असुविधा होती है, कई बार ये आक्रोश का सामना करना पड़ता है। तो अगर हम लोग नाम लेकर चर्चा करें तो हम लोग देख सकते हैं कि पद्मावत जो संजय लीला भंसाली की थी, या अभी आदि पुरुष जिसके चलते मनोज मुंतशिर को बहुत कुछ सुनना और झेलना पड़ा, और डॉक्टर साहब की खुद ऐसी 2 कृतियां रही हैं जिनका हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला सवाल तो डॉक्टर साहब मैं यही जानना चाहता हूं कि दुनिया भर में माइथोलॉजी पर फिल्में बनती हैं और दुनिया भर में इतिहास पर बनती है, तो क्या हम भारतीय बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं? हमको इतना जल्दी हम आहत क्यों हो जाते हैं? नमस्कार साथियों। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कई जो रिट होती हैं उनको खारिज कर दिया और ये कहा कि भारत का सिनेमा का दर्शक जो है वो अति संवेदनशील हो गया है, और ये भारत का आम दर्शक नहीं है। अब आप भी जानते हैं कि जितनी बार विवाद होता है उतनी बार इतिहासकार सामने नहीं आते हैं। इतिहासकार सामने क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि इतिहास में सिर्फ एक मत नहीं होता, इतिहास में अनेक मत होते हैं। लेकिन कई तरह की इस देश में सामाजिक संस्थाएं हैं, सेनाएं हैं, जिनके अपने अलग अलग प्रकार के उद्देश्य होते हैं। और हमारे देश में ये सबसे आसान काम है कि किसी भी आदमी का पुतला जला देना, विरोध करना, और अब तो YouTube पर भी आप अपने विचार रख सकते हैं। तो कुल मिलाकर जब इस प्रकार के विरोध होते हैं तो वो गंभीर नहीं होते हैं। गंभीर इसलिए नहीं होते, मैं हर बार कहता हूं, मैं आपको याद दिलाऊं, जिन्होंने 91-92 में जब आर चंपक लक्ष्मी और रोमिला थापर जैसे विद्वान, ये साधारण इतिहासकार नहीं है भारत के, ये असाधारण विद्वान हैं, जिन्होंने इस बात पर आपत्ति की थी कि चाणक्य में भगवा ध्वज नहीं हो सकता, क्योंकि उस समय भगवा ध्वज भारत का ध्वज नहीं था। दूसरी आपत्ति उन्होंने की, हर हर महादेव का जो नारा है वो उस काल का नहीं है। तो इसकी प्रतिक्रिया मैंने क्या दी
मैंने उनकी बातों का खंडन किया, पर साथ में ये भी कहा कि यदि आपको लगता है कि मैंने इतिहास का उल्लंघन किया है तो हमारे संविधान में एक प्रावधान है, डिस्टॉर्शन ऑफ हिस्ट्री में आप किसी भी व्यक्ति को अदालत तक ले जा सकते हैं। आप मुझे अदालत में ले आइए ना, मैं अपना जवाब दूंगा। पर आप मुझे अदालत में नहीं ले आते हैं, आप मुझसे लड़ाई अखबार में करते हैं। शैडो बॉक्सिंग चल रही है। और आज तक मैं कई सिनेमा के समर्थन में भी खड़ा हुआ, जैसे पद्मावत। क्या उसको लेकर इतने विवाद की जरूरत थी? अंततः वो चित्र हम सबने देखा, उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। उसके लिए इतिहासकारों का एक मंडल बनाया गया, उसमें कई लब्ध प्रतिष्ठित इतिहासकारों ने आने से ही मना कर दिया कि पद्मावत काव्य है, उसको इतिहास की दृष्टि से क्यों देखा जा रहा है। अब मैं अपनी ही बात करता हूं। पृथ्वीराज जी, आप सभी ये मानते हैं कि संयोगिता का अपहरण हुआ, सभी मानते हैं जयचंद्र देशद्रोही है, लेकिन साथियों अगर आप संस्कृत साहित्य में पृथ्वीराज का चरित्र इसका अध्ययन करें तो आपको इतने मतों का अंतर मिलेगा कि आपको आश्चर्य होगा कि इसे इतिहास क्यों कहा जा रहा है। पहला उदाहरण मैं देता हूं। संयोगिता का नाम अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग है, कहीं संयोगिनी भी है, भविष्य पुराण में उसका नाम अलग है। यहां तक लेखकों ने कहा है कि संयोगिता नाम का कोई पात्र ही ना हो। किसी राजसूय यज्ञ का उल्लेख किसी भी इंस्क्रिप्शन में नहीं है। कहने का मतलब है हम लोगों को बहुत जल्दी, मैंने बार बार कहा है कि ये काव्य है, पृथ्वीराज रासों पर आधारित काव्य है और ऐसे कई काव्य लिखे गए हैं, लेकिन हर बार, अब मैं आपको, चूंकि मनोज मुंतशिर का आपने नाम लिया, मेरे अच्छे मित्र हैं, 300 रामायण है इस देश में। दशरथ जातक में राम का चरित्र वही है, लेकिन वनवास की संख्या अलग है, नंबर्स अलग हैं। इसी प्रकार से लगभग 300 रामायण में कथा कहीं कहीं अलग हो जाती है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं कि एक और हम लोग कहते हैं कि रावण ने सीता माता का अपहरण किया, एक दूसरी रामायण के अनुसार रावण सीता के जनक हैं, सीता के जन्मदाता हैं। अब देखिए कहानियां कितनी अलग है। और अब इस बात को लेकर किसी को आप अदालत में चुनौती देंगे तो वहां ये सारे प्रमाण रखेगा। मैं आपको, चूंकि अब बात वो हो गई है, उसके बाद आदि पुरुष के बाद हाईकोर्ट ने एक ऐसा आदेश दिया था कि इतिहासकारों की एक समिति बनाई जाए और कोर्ट को यह बताया जाए कि रामायण से आदि पुरुष कितनी जगहों पर अलग है। अब तो ये बहुत बड़े विषय, अध्ययन का विषय हो जाएगा कि कहां कहां आदि पुरुष रामायण से अलग है। तो सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि आप वाल्मीकि रामायण की बात कर रहे हैं, रामचरितमानस को स्वामी तुलसीदास जी की बात कर रहे हैं, कंबार के रामावतार की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? और सौभाग्य या दुर्भाग्य से जो समिति बनाई गई थी उसका एक सदस्य मैं भी था, और ये हम लोगों का दायित्व था कि हम लोग फिल्म को फिर से देखें और उसके बाद रामायण का अध्ययन करें और एक रिपोर्ट सीबीएफसी को प्रस्तुत करें। तो मैंने कहा कि ये मसला अदालत में ठहरने वाला नहीं है, हम अध्ययन करके अपनी सारी बातें बता देंगे और कई उसमें बातें ऐसी भी होगी जिससे हिंदू समाज को आश्चर्य भी होगा कि ये हमारे संज्ञान में नहीं है। जिस दिन हम लोग 3 बजे दोपहर को फिल्म देखने वाले थे, उसी सुबह सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि इस फिल्म के रिव्यू की कोई ज़रूरत नहीं है, और जिन लोगों ने केस फाइल किया था उनको सुप्रीम कोर्ट ने भगा दिया था। इसलिए भगा दिया कि राम के चरित्र को लेकर इस देश में कई रचनाएं लिखी हैं। आप महाराष्ट्र में देखेंगे तो सीता जी के त्याग को लेकर भी उनकी निंदा तक हुई है,
लेकिन हिंदू समाज ने उसको स्वीकार किया। तो मैं कई बार कहता हूं हर्ष कि हमारा वर्तमान के समाज का एक ऐसा पक्ष है जो आत्मविस्मृत हो गया है। वह इतिहास को उतना ही देखना चाहता है जितना उसे व्हाट्सएप ने बताया है या जितना उससे राजनीतिक लाभ हो। मजेदार बातें हैं, हर बार एक ऐतिहासिक फिल्म आती। पृथ्वीराज भी जब आया तो एक समिति बनाई गई, इसलिए कि कुछ लोगों ने इस बात पर आपत्ति की कि पृथ्वीराज जो है वो राजपूत नहीं था, वो गुर्जर थे। ये भारत में बात हो रही है, कोई ये नहीं कह रहा कि वो भारतीय थे। अच्छा, मजेदार बात यह है कि पूरे फिल्म में कहीं एक बार भी राजपूत शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन कोर्ट ने क्या आदेश दिया कि आप ये अंडरटेकिंग दें कि आप राजपूत शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। खैर, वो अदालत में आगे नहीं बढ़ पाया, लेकिन किसी भी निर्माता के लिए परेशानियां हैं और उसके चलते अधिकतर निर्माता अब ऐतिहासिक चरित्रों से दूर भागते हैं। जी, मैं बिल्कुल बस यही मैं आना चाहता था कि आर्ट के फॉर्म में दुनिया में या देश में भी हमारे कल्पनाशीलता के लिए सबसे ज़्यादा स्पेस था। और अगर हम लोग अपने परंपराओं को देखें तो अलग अलग तरीके से लोगों ने, आपने रामायण का जिक्र किया, मैं कुछ दिन पहले मैंने पढ़ा कि छत्तीसगढ़ में पूरी रामायण का एक अलग तरीके का सरलीकरण 4 लाइन में है कि एक राम हते एक रावन्ना, एक क्षत्रिय एक बामन्ना, उनने उनकी नार हरी, उनने उनसे रार करी, बात को हो गए बातन्ना, तुलसी लिख गए पोथन्ना। अब वो एक डिफरेंट किस्म का सरलीकरण है जो रामायण को दूसरे तरह से समझ रहा है और बता रहा है, और ये आदिवासी क्षेत्रों में, जनजातीय क्षेत्रों में सुना भी जाता है। लेकिन फिल्म या कला, हम लोगों ने सल्वाडोर डाली को देखा जो कि जिसके चित्रों में एक डिफॉर्मेशन दिखता है। वो घड़ी बनाता है, घड़ी नीचे से पिघलती होती है। कला में निर्देशक को अगर इस तरीके का या मेकर को अगर इस तरीके की गुंजाइश नहीं रहेगी तो फिर तो हम लोग केवल रेप्लिकेट करते रहेंगे, केवल कार्बन कॉपीज बनाते रहेंगे नए चेहरों के साथ। क्या ये कला के लिए बेहतर हो? बहुत बहुत सुंदर प्रश्न किया तुमने। हम सब ने राम की एक तस्वीर देखी है। श्री राम की वो तस्वीर किसने बनाई? या तो शिल्पों में बनी, या जब लिथो प्रिंटिंग आई, जब कैलेंडर प्रिंट होने लगा तो हमारे राजा रवि वर्मा ने बनाई। अब हम सबके मन में, जैसे हम सब ने रामायण नाम का धारावाहिक देखा होगा, उसके बाद कई रामायण बने। मेरा प्रश्न आप लोगों से, हम सब जानते हैं कि महाराज दशरथ की कितनी पत्नियां थी? 3। आप गूगल करिए अब जरा कि वाल्मीकि रामायण के अनुसार दशरथ की कितनी पत्नियां थी। दशरथ जातक के अनुसार दशरथ की कितनी पत्नियां थी। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं दैनिक जागरण के मंच पर हूं, आपको जानकर आश्चर्य होगा, इस संख्या में बहुत अंतर है। कुछ लोग गूगल कर रहे हैं, हम साहित्यकार लोग अक्सर छोड़ देते हैं। अब तो एआई ने आपका काम बहुत आसान भी कर दिया है कि आपको तुरंत प्रश्नों का उत्तर देगा। जरा करिए, किसी को मिला नंबर ऑफ वाइव्स ऑफ श्री दशरथ अकॉर्डिंग टू वाल्मीकि रामायण? और मुझे आप में से कोई बताएगा क्या संख्या मिली है? मिला भाई? नहीं, वो तो मुझे मालूम है, वो मेरे विरोधी वहां बैठे हुए हैं। हाँ, और देखो, ये देखिए, एक संख्या इनको मिली 350। अब मुझे बताइए, क्या ये गलत है? ये गलत नहीं है। वाल्मीकि रामायण में दशरथ की पत्नियों की संख्या 350 बताई गई है, प्रमुख रानियां 3 बताई गई है। दशरथ जातक में ये संख्या हो जाती है
750। तो क्या इससे दशरथ के चरित्र में कोई अंतर पड़ता है? लेकिन यदि कोई शोध करके कल को आपके सामने ये विषय रखेगा तो आप क्या करेंगे? थिएटर में आग लगा देंगे। थिएटर में इसलिए आग लगा देंगे क्योंकि ये बहुपत्नीत्व कहां से आ गया? अरे हमारे सामने ही उदाहरण है, दशरथ की 3 पत्नी और श्री राम की 1 पत्नी। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने जिस राम को हम जानते हैं वो तुलसी के राम है, वो वाल्मीकि के राम नहीं है। अब एक मुझे साधारण सी बात बताइए। मैं चूंकि चित्रों का आदमी हूं इसलिए मैं हमेशा चित्रों में सोचता हूं कि जब श्री राम और लक्ष्मण और माता सीता वन में गए तो उनके साथ क्या क्या वो लेकर गए होंगे? कोई कल्पना? आज तक हम लोगों ने क्या देखा? आप सबने देखा है धारावाहिक, श्री राम हाथ में धनुष, पीछे तरकस और तरकस में बाण, यही लेके गए ना। लेकिन अब आप वाल्मीकि रामायण को देखिए। तो मैंने इस बार प्रयत्न किया है कि आपने जो छवियां देखी हैं उन छवियों को मैं सत्य के आधार पर आपके लिए प्रस्तुत करूं, जो आपको लगेगा कि इसका निर्देशक जो है वो चूक गया है, गलती कर रहा है। क्यों? जब श्री राम वन में जा रहे हैं तो उन्होंने कुदाल ली है, कुल्हाड़ी ली है, कवच लिया है। जिस कवच पर बड़े आपत्ति हुई थी उन्होंने कई कवच लिए हैं, कमर में 2 तलवारें ली हैं। कुल्हाड़ी क्यों ली? क्योंकि वे वन में जा रहे हैं, जहां रास्ता नहीं होगा वहां उन्हें रास्ता बनाना पड़ेगा। तो ये तो साधारण सी बात है। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, क्या आपने कभी कल्पना की है कि लक्ष्मण की पीठ पर बहुत बड़ी पेटिका, पेटिका शब्द पेटी है जो काले चमड़े से, बकरे के काले चमड़े से बनी है, और वो बड़ी पेटी है। बड़ी पेटी क्यों है? आपने आज तक ये चित्र देखा? नहीं देखा। इसलिए नहीं देखा कि हम लोगों ने वाल्मीकि रामायण को सूक्ष्मता से नहीं पढ़ा। वाल्मीकि रामायण क्या कहती है कि जब सीता जी वन के लिए जा रही हैं तो सीता जी को तो वनवास नहीं हुआ था। वशिष्ठ मुनि, मैं थोड़ा सा प्रसंग आपको बताता हूं इसलिए कि वाल्मीकि का काव्य क्यों भारत के लिए बहुत महत्व का है। वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि सीता राम की अर्धांगिनी है, इसलिए वह अयोध्या के सिंहासन पर बैठेगी। क्या हमने कभी कल्पना की थी कि इस प्रकार का विचार जो महिला सशक्तिकरण की बात करता है कि एक स्त्री को अपने पति का प्रतिनिधि बनकर सिंहासन पर बैठना मना कौन करता है? सीता जी, कि मैं अपने पति की पीछे चलने वाली हूं। उसके बाद वशिष्ठ ने दूसरा जो आपत्ति दर्ज कराई कि सीता जी को वनवास नहीं हुआ इसलिए वो वल्कल नहीं पहनेंगी, वल्कल वस्त्र नहीं पहनेंगी। ये भी बात दशरथ ने स्वीकार की और वशिष्ठ मुनि यहाँ कहते हैं कि सीता जी वन में सभी प्रकार के श्रृंगार करके रहेंगी। तो इस मत के बाद क्या हुआ? इस मत के बाद दशरथ ने अपने कोषाध्यक्ष को बुलाया और सीता जी के लिए 14 वर्ष के लिए पर्याप्त वस्त्र और आभूषण सीता जी को दिए, और वो एक पेटिका में रखे गए जिसका वाल्मीकि रंग भी बताते हैं, किस चमड़े से बनी है वो भी बताते हैं। अब जब ये आपके सामने पहली बार आएगा तो हमारे देश का जो संवेदनशील समाज है वो इस पर आपत्ति करेगा। लेकिन ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वाल्मीकि कह रहे हैं। तो दिक्कत कहां है? दिक्कत अध्ययन की है। अब जैसे वाल्मीकि रामायण में श्री राम अहल्या के पैर छूते हैं और तुलसी रामायण में उल्टा है, जहां पर अहल्या श्री राम के पैर छूती है। तो इस तरह के कई अंतर आप देखते जाते हैं और कई चीजें आपको, अब हम सब ने देखा है कि लक्ष्मण रेखा
लेकिन वाल्मीकि रामायण में सीता जी रावण को अपनी कुटिया में आमंत्रित करती हैं, कुटिया में, कुटिया के बाहर नहीं। तो जिसने वो अध्ययन नहीं किया है उसको तो लगेगा ये इतिहास का उल्लंघन है। सो मेरे कहने का तात्पर्य, हम लोगों ने ऐसा बहुत कुछ किया है, हम लोगों ने एक छवि देखी है। अब मैं इसी बारे में आपसे प्रश्न करता हूं कि जैसे राम घर से निकले, पहले दिन से तो जटा नहीं है उनकी, लेकिन हम सब ने वही देखा है। तो जटा कहां उन्होंने बांधी है? जब गंगा पार करने के पहले वो गुह से कहते हैं कि मेरे लिए बरगद की जड़ों का जूस, जड़ों का दूध ले आओ, और तब उन्होंने अपनी जटा बांधी है। क्यों ये दूध मंगवाया? जिसको हम एंटी बैक्टीरियल कहते हैं, उसमें वो एंटी बैक्टीरियल क्वालिटी है, इसलिए कि जो तपस्वी होता है वो इसके बाद स्नान करेगा लेकिन बालों में कंघी नहीं करेगा। बालों में कंघी नहीं करेगा तो उससे बाल उलझ कर जो जटाएं बनती हैं वो उस प्रकार बनती हैं। तो इतना विशद वर्णन किया है। और जब वो अयोध्या लौट आते हैं तो उनके बालों को काटा गया है। उसके लिए जिनके हाथ बहुत निपुण हैं ऐसे नाइयों को जटाशोधन शब्द इस्तेमाल किया है वाल्मीकि ने, जटाशोधन। अब मुझे एक बात बताइए, जटाएं बड़ी हैं तो दाढ़ी नहीं बड़ी है? श्मश्रु शब्द का प्रयोग किया है वाल्मीकि ने, लेकिन हमने नहीं देखा है ना, इसलिए हम नहीं दिखाते हैं, क्योंकि हमने, हमारे अनुभव का वो हिस्सा नहीं है। कोई नया फिल्मकार कल को श्री राम और लक्ष्मण को दाढ़ियों के साथ दिखाएगा तो हम उसका विरोध करेंगे। लेकिन आप गूगल करिए, सर्च करिए, आपको ऐसे बहुत सारे चित्रकारों के चित्र मिल जाएंगे जिन्होंने श्री राम को दाढ़ी के साथ दिखाया है, अलग अलग चर्म वस्त्रों के। मुझे बड़ा हैरानी हुई कि जब मनोज मुंतशिर और उनके फिल्म आई तो कुछ लोगों ने कहा ये चमड़े के वस्त्र कैसे पहन लिए हैं। अरे भाई, चित्रकूट में जब भरत श्री राम को मिलने जाते हैं तो उन्होंने काले रंग का मृग चर्म पहन कर रखा है, ये और कोई नहीं, श्री वाल्मीकि कहते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है मित्रों कि हम लोगों ने उसको इतिहास समझ रखा है जो हमने टेलीविजन पर देखा है। टेलीविजन पर जो देखा है वो आप उसको इतिहास नहीं कह सकते। उसके अतिरिक्त इतिहास एक नहीं होता, इतिहास के कई दृष्टिकोण होते हैं। सर आपकी बात बिल्कुल सही है, पर मैं थोड़ा और उलझ गया। आप उलझाइए और कठिन सवाल यहाँ से आएंगे, मैं उम्मीद करता हूँ, इसलिए कि आप जागृत लोग हैं। अगर हमने अब बात न की इस विषय को लेकर, कई बार मुझे लगता है कि ये हिंदू समाज नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता कि आपने पुराणों में कई ऐसी कथाएं पढ़ी होंगी जो पढ़कर आपको लगता होगा कि ये कितनी स्टूपिड, मैं इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, ये कथाएं हैं, लेकिन वो लिखी गई हैं, वो ऋषियों ने लिखी है। क्यों? उन्होंने अपना जो सच देखा, जो सच समझा, जो मत व्यक्त करना था वो लिखा। उसके लिए उन्होंने किसी से अनुमति नहीं ली। लेकिन हम लोग जब भी इतिहास की ओर देखते हैं तो हमारे चश्मे बदल जाते हैं। मैं ये कह रहा था कि ये विवाद फिल्मों के साथ ही क्यों होते हैं। मैं इशारा इसलिए कर रहा था कि जब भी हम सीरियल्स देखते हैं, रामायण पर सीरियल बने, उसके कई वर्जन बने, महाभारत पर सीरियल बने, उनके कई वर्जन बने, और सब में बहुत सारे प्रयोग किए गए। बहुत अच्छा सवाल। इसलिए कि सिनेमा सबसे, जिसको कहते हैं ना, लोकप्रिय माध्यम है। आप उसका विरोध करेंगे तो आपको अखबार में जगह मिलेगी, आपको टेलीविजन में जगह मिलेगी। लेकिन अगर आप साहित्य पढ़ेंगे, जैसे मैं आपको कुछ उपन्यासों के नाम बताऊंगा, जो आनंद नीलकंठ नाम के एक लेखक हैं और मैं उनका सम्मान करता हूं, मैं उनके मत का भी सम्मान करता हूं। आनंद नीलकंठ नाम के बहुत ही प्रतिष्ठित लेखक ने जितने भी उपन्यास पौराणिक कथाओं को और खास तौर पर राम कथा को जो लिखे हैं, उसमें श्री राम के विरोध में लिखा गया है। कृष्ण के जो उन्होंने भागवत या कृष्ण चरित्र को लिखा है उसके विरोध में लिखा गया। वानर यानी वानर जाति पे जो उन्होंने लिखा है, उसमें ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं जो आपको पढ़कर ऐसा लगेगा कि ये विस्फोटक है। लेकिन किसी ने आनंद नीलकंठ का विरोध किया नहीं किया।
क्यों नहीं किया? क्योंकि उनके अधिकतर उपन्यास अंग्रेजी में हैं, हिंदी भाषियों तक वो पहुंचे ही नहीं। और कोई भी उपन्यास कितना भी लोकप्रिय क्यों ना हो जाए, उसको पढ़ने वालों की संख्या 1,00,000, 2,00,000 या 5,00,000 लोगों से ऊपर नहीं होती। और जो साहित्य पढ़ता है उसको ये पता है कि इसकी विधा अलग है, कई प्रकार के मतांतर हैं, इसलिए आज तक किसी ने भी इस प्रकार की पुस्तकों को बैन कर दो, हमारे यहाँ उसकी मांग नहीं हुई। और यही मैं समझता हूँ भारत का सबसे मजबूत पक्ष है। पर क्या लगता है कि जो लोग उस सिनेमा का विरोध करते हैं उन सबने वो सिनेमा देखा है? मुझे नहीं लगता। कई बार ये विरोध अलग अलग वजहों से, अलग अलग तरीकों से या अलग अलग कारणों से शुरू हो जाता है। जैसे ये तो मैं बहुत अच्छी बात मानता हूँ कि अगर आप किसी चीज, और ये जावेद अख्तर साहब ने एनिमल फिल्म के प्रसंग में एक बात कही कि क्यों नहीं हम दर्शकों पर छोड़ते हैं, और अगर कोई दर्शक एनिमल जैसी क्रूरता से भरी हुई फिल्म को हिट फिल्म बना देता है तो एक बार फिर से क्यों नहीं सोचने की जरूरत है इस दर्शक की समझ पर। और यही दर्शक कहीं खड़ा हो जाता है किसी पद्मावत के खिलाफ, यही खड़ा हो जाता है किसी वो आपसे सवाल पूछने लगता है कि साहब आपने अक्षय कुमार को पृथ्वीराज कैसे बना दिया, वो तो उतने मोटे नहीं दिखते। ये बहुत ही मजेदार बात है, इसलिए कि एक सेना है जो अक्सर फिल्मों के आने पर विरोध करती है। उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उन्होंने मुझे पृथ्वीराज के बाद में फोन किया कि क्या साहब आपने तो हमारे काका कन्न को शराब पिलाते दिखा दिया। अब मैं उनसे क्या कह सकता कि काका कन्न का नाम मैं ही आपको बता रहा हूँ पहले बार, वरना आपको तो पता भी नहीं था कि कोई इसके काका कन्न भी है। और मैंने कहा आपने कहाँ देख लिया कि मैंने उनको शराब पिलवाई है? क्या आपने फिल्म देखी है? नहीं, मैंने फिल्म नहीं देखी। ये ठीक बात वैसे ही कि शराब की दुकान में बैठकर आप दूध भी पिएंगे तो लोग ये समझेंगे आप शराब पी रहे हैं, लेकिन विचित्र बात क्या है, लोग देखते भी नहीं है। इसके अतिरिक्त एक जो डिजिटल मीडिया में बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू करते हैं, उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया। उन्होंने पहले तो बायकॉट का आह्वान किया कि इस फिल्म को बायकॉट किया जाए। क्यों बायकॉट किया जाए मुझे समझ में नहीं आया, देखेंगे उसके बाद बायकॉट होगा ना, पर वो बायकॉट हुआ। मुझे कुछ लोगों ने कहा कि आप इनसे बात कर लीजिए। मैंने कहा ठीक है, मैं इनसे बात करता हूँ। मैंने बात की और साथियों आप जाके उसको देखें। मैंने उनसे प्रश्न पूछा कि क्या आपने फिल्म देखी? अभी भी वो रिकॉर्ड पर उन्होंने कहा कि मैंने फिल्म नहीं देखी। मैं उनका सम्मान करता हूं, उन्होंने मुझसे 1.5 घंटा बात की बिना फिल्म देखे। ये हमारी स्थिति है। उन्होंने मुझे एक प्रश्न किया, अपने अनंत जी चले गए, मैं उनसे हमेशा लड़ता हूँ। मुझे पूरे देश में प्रश्न किया कि इश्क गुनाह है, ये आपने कहाँ से लाया? ये कोई उर्दू और तुर्की ये सब हमारी भाषाएं नहीं हैं। आपने सेकुलरिज्म के चक्कर में उन शब्दों का प्रयोग किया। मैंने कहा भाई यही पृथ्वीराज अब मलयाली केरला में जो फिल्म रिलीज होगी उसमें मलयाली बोलेगा, तमिलनाडु में जो फिल्म रिलीज होगी उसमें तमिल बोलेगा, कन्नड़ में जो, तो पृथ्वीराज को तो ये सारी भाषाएं नहीं आती थी, और जब वो अंग्रेजी फिल्म में अनुवादित होगी तो वो अंग्रेजी बोलेगा। भाषा सिर्फ संप्रेषण का एक माध्यम है। नहीं, ये मुसलमानों की भाषा है। आप सब विद्वान लोग हैं, उर्दू कब से मुसलमानों की भाषा हो गई? और मुझे इसलिए प्रसन्नता है कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन पहले इस बात को अपने आदेश में कहा कि उर्दू किसी भी धर्म की भाषा नहीं है। ये इसी धरती से, और मित्रों आज जाकर आप 10 पंक्तियां जो भी हिंदी में चाहें उसको लिखिए, जो भी, और फिर आप अपने से पूछिएगा कि इसमें हिंदी भी हिंदवी का अपभ्रंश है। हिंदवी शब्द पर्शियन है, जिसको हम हिंदी कहते हैं, ये भी हमारा मूल शब्द नहीं है। आप 10 पंक्तियां लिखिएगा और खुद से सवाल करिएगा कि इसमें कितने शब्द जो हैं वो विदेशी भाषा के। वो छोड़ दीजिए, भाषा छोड़ दीजिए,
मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ बहुत सारे लोगों ने कुर्ता पहन रखा है। ये किसकी भाषा है? कुर्ता शब्द तो संस्कृत मूल का नहीं है, कमीज, ये तो भारतीय मूल का शब्द नहीं है। जो रोज आप इस्तेमाल करते हैं, तौलिया, साबुन, कोई शब्द, रोटी। मैंने तो खाद्य पदार्थों का इतिहास इस पर भी काम किया है कि कौन से, मैंने क्यों किया, मैं ये बताता हूँ कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया में श्री नीतीश रॉय, उन्होंने हड़प्पा मोहनजोदारो की एक दुकान लगा रखी थी, उसमें जलेबी थी। मैं उनसे ये उम्मीद नहीं करता था। श्री रामानंद सागर स्वर्गीय, उन्होंने भी दिखाई है, क्योंकि जलेबी जो आपको बहुत अच्छी लगती है, ये भारतीय मूल की मिठाई नहीं है। आप जिस जिस वस्तु को समझते हैं कि ये मावे की जितनी मिठाइयां हैं वे भारतीय मूल की नहीं है। हलवा, ये शब्द भी भारतीय मूल का नहीं है, इटालियन मूल का। मेरे कहने का तात्पर्य, रोटी, कई बार लोग संस्कृत में एक शब्द बना देते हैं उसके लिए कि रोटिका, रोटिका। अरे भाई, कहाँ लिखा है रोटिका? दिखा दो। रोटी ये तुर्किस्तान से आई, ये तुर्की शब्द है। हमारे जीवन में आप जितनी सब्जियां खा रहे हैं, टमाटर कहाँ से आया, आलू कहाँ से आया, मिर्च कहाँ से आई, इन सब का मूल विदेशी है। मेरे कहने का तात्पर्य, सभ्यताओं के बीच में आदान प्रदान निरंतर होते रहता है। सभ्यताएं एक दूसरे से लेती हैं, भाषा लेती हैं, व्यवहार लेती हैं, संस्कृति लेती है, वेशभूषा लेती है, और हमको ये लगता है कि ये हिंदू है और ये मुसलमान है। आपको अंग्रेजों से समस्या क्यों नहीं होती, जिन्होंने ज्यादा नुकसान किया है? लेकिन हम सभी चाहते हैं कि हम उर्दू तो ना बोलें या उर्दू शब्दों का भाषा में प्रयोग न करें, लेकिन इंग्लिश में मेरा बेटा बड़ा प्रवीण होना चाहिए। ये क्या मानसिकता है हमारी? ये औपनिवेशिक मानसिकता नहीं है। मैं कई बार कहता हूं, मुझे कहने में संकोच नहीं है कि मुगलों ने जरूर इस देश पर बहुत अत्याचार किए होंगे, किए हैं, लेकिन उन्होंने जितना भारत की संस्कृति को नुकसान नहीं किया, उससे ज्यादा नुकसान अंग्रेजी शिक्षा ने किया है। लेकिन उससे तो हमें बहुत प्रेम है। मेरे कहने का तात्पर्य है, अब ये समय आ गया है कि हम इतिहास, और जब वो सिनेमा में आता है, मैं आपको एक मज़ेदार बात बताता हूँ, और इसलिए बताता हूँ कि थोड़ा आपका मन हल्का हो और आप हंस सकें। मेरी मित्र जो कलर टीवी की चैनल हेड थी, प्रेसिडेंट थी, उन्होंने एक शिवाजी नाम का कार्यक्रम, छत्रपति शिवाजी महाराज पर एक कार्यक्रम बनाया था, और वो कार्यक्रम उन्होंने बंद कर दिया। तो मैंने उनसे पूछा कि छत्रपति शिवाजी महाराज पर आपने कार्यक्रम क्यों बंद कर दिया? तो उन्होंने मुझे बताया कि उनको एक आपत्ति आई है, और वो आपत्ति उन लोगों से आई है जो स्वयं दावा करते हैं कि हम छत्रपति शिवाजी महाराज के जो कुत्ते थे उनको संभालने वाले के वंश से आते हैं, और हमें इस पर कई चीजों से आपत्ति है। आपत्ति किसने ली, क्यों ली, अदालत में जाएंगे, अदालत कब निर्णय देगी, इसके किसी के पास उत्तर नहीं है। मैं अपना ही अनुभव बताता हूं। सीबीएफसी जो हमारे फिल्मों का प्रमाणन करते हैं, मैं उसको सेंसर नहीं कहता हूं, आमतौर पर लोग उसको सेंसर बोर्ड कहते हैं। उसमें एक दृश्य आपने पृथ्वीराज में देखा होगा कि जहां पृथ्वीराज को अफगानी लोग जो हैं वो जूते मारते हैं, जूते फेंकते हैं। सभी की आपत्ति थी कि पृथ्वीराज हमारे लिए वंदनीय है, इन पर जूते नहीं मारे जा सकते। सुनील जी देखिए कैसी विडंबना है। तो मैंने कहा मेरे लिए वंदनीय इसलिए मेरे निर्माता ने 150 करोड़ रुपए लगाए हैं इस पे। अगर वंदनीय नहीं होते हमारे लिए तो हम लोग फिल्म बनाते। ये वो प्रजा है जो पृथ्वीराज का अपमान कर रही है, इसलिए कर रही है कि उस शौर्य में उसका कोई मुकाबला नहीं, उससे स्पर्धा नहीं है। नहीं नहीं, ये तो हम नहीं दिखाने देंगे, ये तो हमारे लोगों को गलत लगेगा। तो हमारे प्रसून जी बैठे थे, उन्होंने कहा कि भाई यही तो ड्रामा है। तो वो मैं बच गया। लेकिन अब दूसरा सुनिए, फिल्म में वर्ण शब्द है, हरण नहीं। पृथ्वीराज ने संयोगिता का वर्ण किया, हरण नहीं। क्यों? जबकि शब्द का अपहरण किया।
संयोगिता अपने तर्क में दो उत्तर देती है कि मेरा अपहरण कोई अपराध नहीं है, इसलिए कि रुक्मिणी की इच्छा से श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण किया था। सुभद्रा का हरण किसने किया? अर्जुन ने किया। तो हमारे पास जिनको हम महाकाव्य या जो इतिहास कहते हैं उसमें ये दो बहुत बड़े उदाहरण हैं, ऐसे सैकड़ों उदाहरण आपको मिलेंगे। मुझे जो उसके 10 सदस्य थे, लगभग सभी सदस्यों की राय थी कि डॉक्टर साहब ये हरण तो ठीक नहीं है। तो मैंने कहा क्यों ठीक नहीं है? हमारी जो पीढ़ियां हैं वो क्या सोचेंगी कि अगर कृष्ण अपहरण कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, अर्जुन अपहरण कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, तो कृपया आप इसको बदल दीजिए। मैंने कहा आप कहेंगे तो मैं पूरे इतिहास को बदल दूंगा, लेकिन क्या ये सच्चाई बदल जाएगी? वो एक देश काल समाज के लिए स्वीकृत परंपराएं थी। हमारे कई प्रकार के विवाह है, आज वो स्वीकृत परंपराएं नहीं है। आज हम मनुस्मृति से नहीं चल रहे हैं या किसी स्मृति से, आज हम भारत के संविधान से चलते हैं। तो आप हमारे वर्तमान की मॉरलिटी, जो वर्तमान की नैतिकता है, वो अतीत पर नहीं थोप सकते। और इसके साथ मैं ये भी कहूंगा कि जो अतीत के आदर्श आपके होंगे वो वर्तमान के लिए आवश्यक हो, ये भी जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी सुंदर बात कही थी इन सारे इतिहास को लेकर, वी कांट बी द प्रिजनर ऑफ अवर पास्ट। हम अपने अतीत के बंदी नहीं हो सकते। हम अपने अतीत के बंदी हो गए हैं कि नहीं, ये किताब में नहीं लिखा है तो भाई स्मृतियां भी अलग, कभी नारद स्मृति पढ़ते हैं, कभी याज्ञवल्क्य स्मृति पढ़ते हैं, कभी मनुस्मृति पढ़ते हैं। सूत्र लिटरेचर में भी कितने गृह सूत्र हैं। और मैं एक वाक्य कहता हूं, आप लोग जरूर याद रखिएगा, जो कई बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री उसके दूसरी पंक्ति का उल्लेख करते हैं, महाजनो ये न गतः सपंथा। और उसके पहले क्या है कि श्रुतियां भिन्न भिन्न कहती हैं। श्रुतियां यानी वेद जो सुना गया है, श्रुतियां भिन्न भिन्न कहती हैं, यानी एक ही विचार पर अलग अलग बात करती हैं। स्मृतियां भिन्न भिन्न कहती हैं। तर्क का अंत नहीं। आदेश क्या है महाभारत का कि तर्क मत करो, इसका कोई अंत नहीं है। और उसके बाद व्यास लिखते हैं युधिष्ठिर के मुख से, किसी ऋषि का मत अंतिम नहीं। तो 4 प्रस्थापना उन्होंने कर दी। श्रुतियां अलग कहती हैं, स्मृतियां अलग कहती हैं, तर्क का अंत नहीं, किसी ऋषि का मत अंतिम नहीं। तो मुझे बताइए भाइयों, मैं किसी सेना का मत क्यों मानूं? किसी एक अखबार ने मेरे खिलाफ लिख दिया, मैं उसे क्यों मानूं? मैं हमेशा कहता हूं कि जो भी आपके और मेरे मतभेद होंगे उसका निर्णय आप और मैं नहीं करेंगे, उसका निर्णय भारत का संविधान करेगा। तो आपको मेरे काम पर आपत्ति है, मैं आपको सहर्ष कहता हूं कि आप कोर्ट के पास जाइए। मोहल्ला 80 की आपने बात की। मोहल्ला 80 में सुनील जी के सामने ही मैंने बनारस में ये गाली दी थी, बड़ी प्रचलित बनारस की गाली है, यहाँ नहीं दूंगा आज। तो मोहल्ला 80 में काशीनाथ सिंह जी का एक बड़ा प्रसिद्ध उपन्यास है, जिसके दूसरे ही तीसरे पैराग्राफ से आपको गालियों का स्वाद मिलना शुरू हो जाता है। वो वहाँ का समाज है। पप्पू की दुकान में लोग ऐसे ही बात करते हैं। और पप्पू की दुकान क्यों है? हम लोग क्यों झुठला रहे हैं कि हम लोग जीवन में गालियां नहीं देते हैं? मैं भी नहीं देता हूँ। मैंने जीवन में आज तक किसी को गाली नहीं दी, लेकिन कोई मेरी कार को मार के चला जाता है तो मेरे मन से ऐसी गाली निकलती है जिसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। वो फिल्म CBFC के पास गई। CBFC ने कहा कि एक भी गाली हम अलाउ नहीं करेंगे, ये भारत की परंपरा नहीं है, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। क्या गालियां हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है? मैंने उनकी बात नहीं मानी। फिल्म रिवीजन में गई। रिवीजन में ये आदेश दे दिया गया था कि इस फिल्म को पारित मत करिएगा। रिवीजन से बाहर हो गई। ट्रिब्यूनल में गए। ट्रिब्यूनल एक संवैधानिक संस्था है। ट्रिब्यूनल ने ये कहा कि पहले आप ये सब काट के ले आइए, उसके बाद हम सर्टिफिकेट के बारे में सोचेंगे। जो सरकार की ओर से वकील थी वो मुझे व्यक्तिगत तौर पर कह के गई, महिला थी एक, कि डॉक्टर साहब मुझे आपकी फिल्म से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अंततः मैं सरकार की प्रतिनिधि हूं, इसलिए मुझे वही करना पड़ेगा जो सरकार चाहती है।
हम लोग दिल्ली की अदालत में गए। 1.5 वर्ष मैं हर सुबह मुंबई से दिल्ली जाता था सुनील जी, हियरिंग नहीं होती थी, वापस 13 हियरिंग मैंने अटेंड की। और उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने एक भी गाली को हटाने का आदेश नहीं दिया, सिर्फ एक जगह म्यूट करने को कहा, एक। तो बताइए, जिस चीज के लिए मैं 3 साल अलग अलग संवैधानिक संस्थाओं से लड़ता रहा, जब तक मैं अदालत में नहीं गया मुझे उसका परिणाम नहीं मिला। अब इसका परिणाम क्या हुआ, मैं आपको, मुझे ये कहानी नहीं सुनानी थी कि मैंने क्या लड़ाई की। सुनील जी, जब इस पर लोगों ने बहुत हंगामा किया कि चंद्र प्रकाश द्विवेदी ये क्या कर रहे हैं, भारतीय संस्कृति की ये नाश कर रहे हैं, ये सब अब सेकुलर हो गए हैं और लोगों को संतुष्ट करने के लिए ये अलग अलग, रवि ने भी खूब गालियां दी, मैं मोहल्ला की बात कर रहा हूं रवि। तो फिर मैंने एक विचार किया कि देखते हैं कि क्या भारतीय संस्कृति में, संस्कृत साहित्य में, वैदिक साहित्य में गालियां या अपशब्द हैं या नहीं। तो आपको सुनील जी जानकर आश्चर्य होगा कि उसके बाद मैंने एक छोटा सा रिसर्च पेपर प्रेजेंट किया और ये प्रमाणित किया कि गालियां उतनी ही प्राचीन हैं जितनी हमारी सभ्यता है। गालियां हमारे लिए नई नहीं है और वो पुरुरवा उर्वशी से लेकर सभी ने दी हैं। और वही नहीं, फिर मैंने डॉक्टर राधा वल्लभ त्रिपाठी, जो हमारे देश के संस्कृत के एक बहुत बड़े पंडित हैं, उनसे मैंने कहा कि आप संस्कृत साहित्य और भारतीय साहित्य में जहाँ जहाँ जिसे हम अपशब्द कहते हैं, अपमानजनक शब्द कहते हैं, प्रताड़ना के शब्द कहते हैं, तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है भाषा का लोकतंत्र। भाषा के लोकतंत्र में वैदिक काल से लेके वर्तमान तक गालियों का विकास किस प्रकार हुआ। मराठी में एक पुस्तक है जिसमें 700 गालियों का वाक्य प्रयोग है, 700 गालियों का। और यहाँ वंदना जी और बैठी हैं, मैं इनको बता दूं कि जो शोधकर्ता ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात उसमें लिखी है। महाराष्ट्र में गाली देने की परंपरा में पुरुष आगे नहीं है, वहां महिलाएं आगे हैं। गालियां उन्होंने वहां से ढूंढी। सो मैं कोई गालियों का प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि हर एक विषय का कोई शास्त्रीय अध्ययन हो सकता है। और मुझको एक बात बताइए, आप पद्मावत के लिए इतिहासकारों का दल बुलाते हैं, आप पृथ्वीराज के लिए इतिहासकारों का दल बुलाते हैं, आप आदि पुरुष के लिए इतिहासकारों का दल बुलाते हैं, पर इसके अतिरिक्त जिसको आप तथाकथित इतिहास कहते हैं, क्या आपने उसके लिए इतिहासकारों का कभी दल बुलाया? जब तक कोई विरोध नहीं करता तब तक हमारी जो सीबीएफसी है वो सोई रहती है। मैं आपको एक और मजेदार बात का जिक्र किया, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। इस सत्र में हम लोगों के पास 7-8 मिनट का समय और बचा है, पर एक जरूरी बात मुझे याद आ गई, इसलिए आपको बीच में रोक रहा हूँ। सीबीएफसी और उसके ऐतराज़ों के बारे में आपने जिक्र किया। सीबीएफसी के आप खुद भी मेंबर रहे हैं और मुझे याद आता है कि उस दौरान मेरे आपसे बातचीत होती तो आप एक बड़ा बंधन और एक बड़ी पीड़ा का भी अनुभव करते थे। तो वो कैसे काम करती है कि जिसके भीतर एक क्रिएटिव लिबर्टी के लिए कोई आदर नहीं है या कोई सम्मान नहीं? 1952 का एक्ट है, 1952 का एक्ट। उसमें एक बार और कई बार समितियां बनी। मजेदार बात है साथियों, कई बार समितियां इसलिए बनी कि इसका प्रावधान फिर से देखा जाए, इसको बदला जाए। एक बार ऐसी समिति में जावेद अख्तर साहब भी थे, और अभी जो सबसे नई जो बनी थी, जो अरुण जेटली ने बनाई थी कमेटी समिति, उसमें हमारे स्वर्गीय श्याम बेनेगल उसके अध्यक्ष थे। लेकिन उन परामर्शों को स्वीकार नहीं किया गया। और ये सारी बातें इस बात को लेकर होती हैं, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, और रवि मुझे सही कहना क्योंकि तुम हमारे जनप्रतिनिधि हो। एक डॉक्यूमेंट्री थी, उसमें एक शब्द था कि हम जब पहाड़ पर्वतारोही थे, जब हम यात्रा कर रहे थे पर्वत की, तो हमने पर्वतों पर की चोटी पर जाते जाते मंदिर भी बनाए और शौचालय भी बनाए। अब जाहिर सी बात है, जब आप पर्वत पर जा रहे हैं तो शौचालय भी बनाने पड़ेंगे।
तो हमारे कुछ साथी, जो मेरे ही साथी थे, उन्होंने कहा 2 में से एक शब्द रहेगा, या तो शौचालय रहेगा या मंदिर रहेगा, दोनों साथ में नहीं रहेंगे। इसके पीछे कोई तर्क नहीं है। तो मैंने ही कहा कि आप लोग ये क्यों भूल गए कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि हमें मंदिरों से ज्यादा शौचालयों की आवश्यकता है। ये हमारे प्रधानमंत्री का वाक्य है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि हमारी दृष्टि धीरे धीरे इतनी संकीर्ण होती जा रही है। ओ माय गॉड 2, जिसका मैं क्रिएटिव प्रोड्यूसर था, हम लोगों को कहा गया, मैंने सब उनके सामने रख दिया, हमारे निर्देशक अमित राय ने, हमने उपनिषदों से, गीता से वो सारे वाक्य निकाले थे। तो उनका जो बचाव ये था कि हम तो कोई इसके एक्सपर्ट नहीं हैं, हम इसको कैसे देखें। तो हम लोगों का जो आर्गुमेंट था वो यही था कि आपका काम सिर्फ फिल्म को सर्टिफाई करना है, आपका काम फिल्म की ऑथेंटिसिटी, क्या इतिहास है और क्या इतिहास नहीं है, ये देखना नहीं है। तो मेरे कहने का तात्पर्य इतने वर्षों के बाद भी हमारे पास कोई ठोस परिवर्तन उन नियमों में नहीं हुआ है। और जिस प्रकार के, मैं हमेशा कहता हूं कि क्यों नहीं इसमें विषय के विद्वान रखे जाते। अभी तक हमने विषय के विद्वानों को नहीं उसमें रखा है। आमतौर पर सब पॉलिटिकल नॉमिनी होते हैं, जो एक सरकार के कार्यकर्ता होते हैं, उस तरह के लोग होते हैं, और उनका सिनेमा से कोई लेना देना अक्सर नहीं होता, और उन सबके आग्रह होते हैं।